नमस्कार दोस्तों। वर्ड स्टडी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रफुल्ल पटेल और मैं आज से ज्योग्राफी की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को शब्दावलियों जो ज्योग्राफी विषय की शब्दावलियां हैं जो कि कठिन होती हैं और उनको समझने में काफ़ी असहजता होती है, तो उन शब्दावलियों के विषय में मैं आप सभी को बताऊंगा और मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये अच्छी लगेंगी और इसका लाभ आपको आपकी परीक्षाओं में अवश्य होगा। तो इस आशा के साथ मैं इस ज्योग्राफी विषय की इस कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का विषय जो हमारा रहेगा अक्षांश और देशांतर। तो उसमें से भी हम अक्षांश के विषय में महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर में अंतर क्या है, भिन्नता क्या है। तो हम लोग जानेंगे अक्षांश एवं देशांतर। ठीक, तो इसमें से हम मुख्यतः अक्षांश के विषय में ही पढ़ेंगे। देशांतर को हम अपने दूसरे एपिसोड में या दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेकिन हम इन दोनों को एक साथ समझते हैं थोड़ा सा कि इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। इनमें हमें समझने में काफ़ी कठिनता होती है। तो दोस्तों, अक्षांश को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है लैटिट्यूड और देशांतर को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो आपको मैं अगर बताऊं तो आपको लैटी पे गौर करना है और लॉन्गी पे गौर। तो लैटी का मतलब हो गया अगर कहा जाए तो लेटी। ठीक, और लॉन्गी का मतलब हो गया लंबी। अर्थात ग्लोब पर या पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो लेटी लेटी होती हैं, उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, और ऐसी रेखाएं जो ग्लोब पर लंबी लंबी होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी अगर हम दिशाओं की बात करें तो कुछ इस तरह से ये हो गई आपकी ईस्ट, ये हो गई आपकी वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ, और ये हो गई आपकी साउथ। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी का ग्लोब भी अगर देखें तो पृथ्वी कुछ इस तरह से गोलाकार में है। तो पृथ्वी पर जो रेखाएं इस तरह से इस अवस्था में आपको खींची हुई दिखाई देती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। लेकिन जो रेखाएं हमें इस तरह से दिखाई देती हैं, ठीक इस तरह से, यानी कि जो रेखाएं ईस्ट टू वेस्ट कहें या वेस्ट टू ईस्ट कहें अगर दिखाई देती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। और जो रेखाएं हमें नॉर्थ से साउथ की ओर दिखाई देती हैं उन्हें हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इस तरह से ये इन दोनों में मूल अंतर हुआ जो आपको महत्वपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस अंतर को स्पष्ट करने के पश्चात आज के हम विषय पर बढ़ते हैं, जिसे हम लोग अक्षांश अक्षांश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब सर्वप्रथम हम लोग पृथ्वी का एक
प्रतिरूप बना लेते हैं। ये रहा एक वृत्त। अब इसी वृत्त से हम जो है पूरे अध्ययन को समझेंगे कि अक्षांश, यानी कि मैंने बताया ऐसी रेखाएं जो ईस्ट से या वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जो खींची जाती हैं उन्हें हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो इसका मैं इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ लैटिट्यूड। ओके, अब ये देखा जाए, अब सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे खींची जाती है। मान लीजिए ये आपकी केंद्र की रेखा है, ये आपकी जो है केंद्र की रेखा है, और इस केंद्र की रेखा से पृथ्वी के सरफेस पर जो कोण बनाए जाते हैं उन्हीं के माध्यम से इसे खींचा जाता है। ठीक, इस तरह से। ठीक, तो यानी कि अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखाएं, वे रेखाएं, मैं लिख देता हूं वे रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह तक किसी कोण के रूप में, किसी कोण के रूप में खींची जाती हैं, उन्हें अक्षांश यानी लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ओके, ये आपकी एक तरह से परिभाषा है। वे रेखाएं जो पृथ्वी के केंद्र से उसकी सतह तक किसी कोण के रूप में खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है। तो दोस्तों ये 0 डिग्री हो गई। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 कोण पर, और इसी तरह से ये आ जाता है आपका 23.5। तो इसमें से हाफ भी होती है, जैसे एक मतलब सबसे पहले 0 हुआ तो 0.1 0.2 0.3 0.5, फिर धीरे धीरे 1 आता है, फिर 2 आता है। इसी तरह से जो है मतलब 0 पॉइंट से शुरू होती हैं। मतलब ये कितनी रेखाएं होती हैं, तो अगर हम बात करें 90 नॉर्थ में होती हैं और जो है 90 साउथ में होती हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें हम लोग तो इनकी संख्या जो होती है आपकी वो 90 नॉर्थ में होती है। ठीक, 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ, इस तरह से ये आंकड़ा हो जाता है 180। लेकिन जब इसमें इक्वेटर को भी जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा हो जाता है 181। तो इनकी संख्या कितनी है, 181 है, यानी 181। और इन अक्षांश रेखाओं में अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं, और दोस्तों ये रेखा के रूप में ना होकर के एक वृत्त के रूप में होती है। जो आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है, ये इसे हम लोग इसके बारे में पुनः पढ़ते हैं। तो ये अक्षांश के रूप में, ये सर्कल के रूप में होती हैं, और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ इक्वेटर से जाते हैं इनका आकार लगातार छोटा होता है, इनके आकार में कमी आती है। तो इस तरह से ये जो है इनकी संख्या को निर्धारित किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री की इक्वेटरल लाइन, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण रेखा है जिसके बारे में हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपकी हो गई 0 डिग्री। इसे हम ना ही नॉर्थ लिखते हैं और ना ही साउथ लिखते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा या
इक्वेटर लाइन। ठीक, आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। तो जो इक्वेटर लाइन है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है। एक हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ओके, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, तो अगर हम ये 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है, इसके ऊपर का भाग आपका नॉर्थ का हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे का भाग जो है साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक, तो जो उत्तरी गोलार्ध है आपका, वो आपका लैंड हेमिस्फीयर, यानी कि स्थलीय गोलार्ध, जिसे हम लोग कहते हैं स्थलीय गोलार्ध यानी लैंड हेमिस्फीयर। और जो दक्षिणी गोलार्ध है ये आपका वाटर हेमिस्फीयर है, यानी जलीय गोलार्ध है। यानी कि स्थल की प्रचुरता कहाँ पर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, और जल की प्रचुरता कहाँ पर है, तो दक्षिणी गोलार्ध। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये रही इक्वेटर। और इक्वेटर की और तमाम विशेषताएं हैं, जैसे कि अगर देखें तो इक्वेटर पर कोरियालिस फोर्स न्यून होता है जबकि ध्रुवों पर अधिक होता है। इसके बारे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोरियालिस फोर्स के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ इक्वेटर के बारे में बता दिया है आपको। ठीक, इसके अलावा इक्वेटर भी अगर देखा जाए तो कई प्रकार की होती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इक्वेटर के टाइप। तो सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें तो सबसे पहली हो जाती है आपकी, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिकल इक्वेटर। ठीक, फिजिकल या जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल इक्वेटर भी कह देते हैं। ठीक, तो पहली हो गई आपकी ज्योग्राफिकल इक्वेटर, दूसरी हो गई आपकी मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, और तीसरी आपकी हो गई सेलेस्टियल इक्वेटर। अब फिजिकल इक्वेटर जो हमें ग्लोब दिखाई देता है, उसमें उस ग्लोब को जो बीच से रेखा विभाजित करती है उसे हम लोग फिजिकल इक्वेटर कहते हैं। अब मैग्नेटिक इक्वेटर जो आपकी है उसे उसके बारे में जान लेते हैं कि मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है। तो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पे जो है चुंबकत्व का गुण पाया जाता है और हमारी पृथ्वी एक बार मैग्नेट के समान कार्य करती है। तो बार मैग्नेट का मतलब ऐसा मैग्नेट, ऐसा चुंबक जिसमें जिसके दो ध्रुव पाए जाते हैं, उसे हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लोहे एक ये छड़ है, मान लीजिए इसमें इसका ये केंद्र का भाग है, इसमें वेव्स निकल के इसके उत्तरी ध्रुव में और ये इस तरह से दक्षिणी ध्रुव में पहुंच रहे हैं, इस तरह से। ठीक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक, तो इस तरह के चुंबक को क्या कहते हैं, इस तरह के चुंबक को कहते हैं बार मैग्नेट। तो हमारी पृथ्वी आप अगर देखेंगे तो जो हमारा वायुमंडल है उसका अंतिम भाग मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है। तो उस मैग्नेटोस्फीयर तक ये पृथ्वी की वेव्स, चुंबकीय वेव्स वहां तक पहुंचती हैं। तो इसमें इस वाले भाग को इक्वेटर कहते हैं, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। तो इस तरह से पोल्स भी दो टाइप के होते हैं, मतलब कई टाइप के होते हैं, या ज्योग्राफिकल पोल होते हैं और मैग्नेटिक पोल होते हैं, सेलेस्टियल पोल होते हैं। तो इस तरह से ये आपको मैग्नेटिक इक्वेटर के बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर के बारे में।
तो दोस्तों सेलेस्टियल इक्वेटर का मतलब ये है, जैसे ये हमारी जोग्राफिकल इक्वेटर दिखाई दे रही है, यानी जोग्राफिकल, ये हमारी पृथ्वी का जोग्राफिकल भाग है जो हमें दिखाई देता है। अब हमारी पृथ्वी अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड का भाग है, ब्रह्मांड में भी सोलर सिस्टम का भाग है, ठीक, यानी कि सौर मंडल का भाग है, ठीक। अब सौर मंडल का सदस्य होने के नाते, सौर मंडल का सदस्य होने के नाते ये उसका एक भाग है। और भाग के अलावा अगर देखें तो इसके मतलब अगर हम इसको इस तरह से एक एग्जांपल समझे, जैसे ये एक वृत्त है और इसमें ये कई सारी धारियां मान लीजिए बनी हुई हैं, और इस यहाँ पर एक कैंडल हम लगाते हैं, यहाँ पर एक हम कैंडल लगाते हैं, तो इस कैंडल के प्रकाश से जो छवि, जो छाया बाहर की तरफ कहीं पर बनेगी, चाहे वो इस तरफ बने चाहे वो इस तरफ बने, जहां भी छाया बनेगी उस छायांकित भाग को ही सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। तो इसी तरह से जो है हमारी सेलेस्टियल बॉडी मतलब आकाशीय पिंड, जब हम ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखते हैं, जब हम ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी हमें इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल हमें दिखाई देते हैं। तो ये तो रही आपकी इक्वेटर की बात, ठीक। अब हम बात करेंगे इक्वेटर के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनकी संख्या की बात हो गई, इनकी इक्वेटर की बात हो गई। अब इक्वेटर के हमने टाइप देख लिए, ठीक। इसी तरह से जो हमारा इसमें कुछ महत्वपूर्ण मतलब बताए गए हैं, जैसे मान लीजिए आपका 0 डिग्री ये है, इसके बाद 23 डिग्री नॉर्थ, ठीक, मतलब हाफ जिसको कहते हैं, 23 हाफ साउथ, ठीक। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 23 एंड हाफ नॉर्थ, जिसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, ठीक। तो कर्क रेखा में भी अगर हम बात करें तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो है हमारा सूर्य उत्तरायण एवं दक्षिणायन यानी नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट लगातार करता है। तो यानी कि इन अक्षांशों से आगे सूर्य नहीं जाता है, हालांकि उसकी ऊष्मा हमें काफी दूर तक प्राप्त होती है, लेकिन सूर्य हमारा इन अक्षांशों से आगे नहीं जा पाता है। वैसे ही कर्क रेखा अगर देखा जाए तो ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है कि आपको जानना है कि कर्क रेखा विश्व के कौन से देशों से होकर के गुजरती है, इसी तरह से मकर रेखा विश्व के कौन से देशों से होकर के गुजरती है। तो अगर हम बात करें 0 डिग्री से कर्क रेखा के मध्य और 0 डिग्री से मकर रेखा के मध्य, इस पूरे क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी कि उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन, ठीक। तो आप इस बात को सदा ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा से मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कर्क रेखा के, तो आपको हमने बताया कि एक ज्योग्राफिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, एक मैग्नेटिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, इसी तरह से जो है आपका सेलेस्टियल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी तरह से आपकी मकर रेखा के बारे में भी है। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण अन्य रेखा आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं 66 हाफ नॉर्थ, 66 हाफ साउथ, ठीक। इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक, क्या कहते हैं, आर्कटिक व्रत। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक व्रत, और ये आपका हो जाता है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक
वृत्त। ठीक, तो आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, तो 66 हाफ नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक वृत्त और 66 हाफ साउथ को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। तो अब आपको देखना है कि आर्कटिक वृत्त में कौन से देश आते हैं और अंटार्कटिक वृत्त में कौन से देश आते हैं। ठीक, आर्कटिक वृत्त के ऊपर ही हम लोग देख पाते हैं, आपने अरोरा का नाम सुना होगा। ठीक, तो अरोरा के बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक, तो अरोरा हमें 66 यानी कि आर्कटिक वृत्त के बाद ही दिखाई देता है और अंटार्कटिक वृत्त के बाद ही दिखाई देता है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, अब उसके बाद अगर हमारे पोल्स शुरू हो जाते हैं और इन पोल्स तक जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पर वर्ष के 12 महीने जो है बर्फ जमी रहती है। और इन पोल्स अब हाँ, इसके बारे में एक और जानकारी है कि 66 33 एंड हाफ से लेकर के 66 हाफ नॉर्थ के बीच के क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन। इसी तरह से 23 हाफ नॉर्थ से लेकर के 66 हाफ साउथ यानी कि मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त और कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के मध्य के क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आर्कटिक वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक और अंटार्कटिक वृत्त से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक के बीच के क्षेत्र को हम लोग फ्रिजिड जोन यानी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ये रहा अक्षांश का परिचय और अब हम इसके महत्व पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से कि इसका महत्व क्या है और इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। और ये अगर देखें तो जटिल टॉपिक भी है जिसको थोड़ा सा याद रखना कठिन हो जाता है। तो अब हम इसके महत्व के विषय में चर्चा करते हैं। तो महत्व में अगर हम देखें तो इसका महत्व अगर देखा जाए बेसिकली क्लाइमेट में इसका महत्व अत्यधिक है, जिसे हम लोग कहते हैं जलवायु। तो जलवायु में इसके बारे में हम व्यापक रूप से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये आप इससे परिचित हो गए हैं। ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। तो अभी जैसे मैंने आपको कटिबंध जो भी बताए वो हमने जलवायु के अंतर्गत ही बताए। ठीक, तो उन कटिबंधों का निर्धारण इन्हीं जो है अक्षांशों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपके जैसे वन आ जाते हैं, वन में भी कई सारे वन आ जाते हैं। एक आपका वर्षा वन हो जाता, मतलब सदाबहारी वन हो जाते हैं, फिर वर्षा वन हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपके वनों का निर्धारण भी जो है अक्षांश के माध्यम से होता है। जब हम अक्षांश और देशांतर को आपस में मिला देते हैं तो उसके द्वारा हम किसी भी स्थान की, किसी भी देश की, किसी भी जगह की हम लोकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा आपका अक्षांशों का महत्व। और हम अब इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और इस श्रृंखला का आनंद उठाएं। धन्यवाद।